दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले टीआरएस विधायकों को दिया जा रहा लालच, सरकार गिराने की कोशिश कर रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीआरएस के 20 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। उन्होंने पिछले हफ्ते तेलंगाना के एक फार्म हाउस में हुई घटना की तरफ इशारा करते हुए यह बात कही है। इसके साथ ही केसीआर ने उन विधायकों की तारीफ की है जिन्होंने 100 करोड़ रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया। केसीआर ने यह बातें मुनगोड़े उपचुनाव से पहले कही हैं। केसीआर मुनगोड़े में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ हैदराबाद से 4 विधायक मुनगोड़े आए हुए हैं। ये मेरे वो 4 विधायक हैं जिन्होंने करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया। केसीआर ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी से पूछता हूं कि आखिर ये क्रूरता क्यों हो रही है, आपको और कितनी ज्यादा ताकत चाहिए। केसीआर ने कहा कि आप 2 बार चुने जा चुके हैं, इसके बाद भी आप सरकारें क्यों गिरा रहे हैं। केसीआर ने कहा कि उन्होंने प्रत्येक विधायक को 100 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए दलाल भेजे हैं। वे 20 से 30 विधायकों को खरीदना चाहते थे और केसीआर की सरकार गिराना चाहते थे तथा तेलंगाना पर चढ़ाई करना चाहते थे ताकि वे अपनी इच्छा के अनुसार निजीकरण को लागू कर सकें। अगली बड़ी खबर, यूपी नगर निकाय चुनाव का बजा बिगुल। 4 चरणों में दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव, जनवरी की शुरुआत में आ सकते हैं नतीजे। ये आपको बता दें कि यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए लोगों को अब और इंतजार नहीं करना होगा। चुनाव को लेकर तारीख सामने आ गई है, हालांकि अभी इस पर फाइनल मोहर लगनी बाकी है। यूपी में इस बार नगरीय निकाय चुनाव आगामी दिसंबर में 4 चरणों में करवाए जाने की तैयारी है। राज्य चुनाव आयोग दिसंबर के महीने में ही चुनाव संपन्न करवा लेने की तैयारी कर रहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन चुनावों की मतगणना जनवरी के पहले हफ्ते में होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार को दे दिया अल्टीमेटम। बोले नहीं मिला इंसाफ तो छोड़ दूंगा देश। ये आपको बता दें कि दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 5 महीने बीत जाने के बाद उनके पिता बलकौर सिंह ने इंसाफ के लिए पंजाब पुलिस को 25 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो अपनी FIR वापस ले लेंगे और उसके बाद देश छोड़ देंगे। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने NIA की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी सिद्धू मूसेवाला के करीबियों को समन करके परेशान कर रही है। उन्होंने साफ कर दिया है और पंजाब पुलिस को 25 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो अपनी FIR वापस ले लेंगे और उसके बाद अपना देश छोड़ देंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। बोले यूपी के 40 मंत्री फैला रहे आतंक, यादव पुलिस कर्मियों को जबरदस्ती दी जा रही छुट्टी। ये आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गोला सीट पर उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी को धारा 110 का नोटिस देना निष्पक्ष चुनाव की मर्यादा के विरुद्ध है। भाजपा के 40 मंत्री अपनी सुरक्षा के साथ क्षेत्र में मौजूद हैं और आतंक फैला रहे हैं। विशेषकर यादव पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी की चुनाव सभाओं में सरकारी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि इस क्षेत्र में भाजपा नेताओं द्वारा भय और प्रलोभन के जरिए मतदान को प्रभावित करने की चालें चली जा रही हैं। भाजपाई उपचुनाव में जो हालात पैदा कर रहे हैं उससे निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकेंगे। इसीलिए भारत निर्वाचन आयोग तत्काल इन शिकायतों का संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई करें और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का ये उपचुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संभव हो सके। अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव में मतदाताओं से भाजपा की हर साजिश का मुकाबला करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के कारण बाबा रामदेव के बाद कंगना रनौत ने भी मानी राहुल गांधी की यात्रा की ताकत। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी एक्टिंग के साथ अपनी बेबाकी के लिए काफी मशहूर हैं और अब पॉलिटिक्स में भी कंगना रनौत की एंट्री हो चुकी है और हर राजनीतिक मसले पर वो अपनी राय देती नजर आती हैं। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मोदी जी के लिए दुख की बात है कि मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी से है और राहुल गांधी जी के लिए दुख की बात है कि उनका मुकाबला मोदी जी से है, लेकिन मोदी जी जानते हैं कि उनका कोई विरोधी नहीं है, वो खुद ही खुद को पुश करते रहते हैं। राहुल गांधी अपने लेवल पर ट्राई कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि टक्कर का विरोधी मिले, कोई भी असफलता के बाद सफलता की ओर देखता है, लेकिन पीएम मोदी के सामने कोई नहीं है। पीएम मोदी बिना किसी विरोधी के खुद को आगे के लिए तैयार करते हैं।
अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी पार्टी, भ्रष्टाचार है अहम मुद्दा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी की माने तो ज्यादातर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है, जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। पार्टी प्रवक्ता और कर्नाटक आम आदमी पार्टी के संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने बताया कि सभी 224 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। राज्य के 170 निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम संपर्क अभियान के माध्यम से अभियान शुरू किया गया है। क्षेत्र में बूथ स्तर पर लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। राज्य में करीब 58,000 बूथ हैं और पार्टी हर बूथ पर कम से कम 10 कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर रही है। बूथ स्तर पर काम करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पैसे और बाहुबल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को उनके क्षेत्र में लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाने का काम सौंपा गया है। रेड्डी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को बहुत लोकप्रियता मिल रही है। राज्य की तीनों बड़ी पार्टी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हैं। कर्नाटक में जीत की संभावनाओं के बारे में रेड्डी ने कहा कि आम आदमी पार्टी जीतने की लड़ाई लड़ रही है और उम्मीद है कि वो आगामी चुनाव में अपनी जीत दर्ज करेगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े जेल के सीसीटीवी फुटेज पर सियासत हुई तेज। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। ये आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। इस मुद्दे पर आज बीजेपी के अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता और मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने जिन लोगों को सत्ता सौंपी थी वो भक्षक बन गए। सत्ता का कैसे दुरुपयोग हो सकता है यह दिल्ली सरकार बता रही है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के कोर ग्रुप के मेंबर हैं, इसीलिए केजरीवाल ने उनको अब तक बर्खास्त नहीं किया है। जब उन पर आरोप लगते हैं और जांच एजेंसी सबूत रखती है तो मंत्री कुछ कह नहीं पाते। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में सत्येंद्र जैन को उनके गवाह से मिलवा रहे हैं। उसका बाकायदा सीसीटीवी फुटेज आ चुका है और इसके लिए एफिडेविट भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर भ्रष्टाचार और भारी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तब भी केजरीवाल ने उनको पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। जब सबूत सामने आते हैं तो मंत्री कहते हैं कि उनकी याददाश्त चली गई है। यह भ्रष्टाचार का ऐसा नमूना है जिसमें भ्रष्टाचार पर केजरीवाल ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि ईडी के खुलासे के बाद बीजेपी यही मांग करती है कि सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। अगली बड़ी खबर, गुजरात के सर्वे में बड़ा खुलासा, गुजरात में नहीं है सत्ता विरोधी लहर, विरोधियों के अपशब्द भी नहीं आएंगे काम। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने हिमाचल के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है, जबकि गुजरात के लिए भी जल्द घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। दोनों राज्यों में बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान वे एक दूसरे पर जमकर हमला भी कर रहे हैं। ऐसे चुनावी माहौल के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक चुनावी सर्वे किया। सर्वे में गुजरात के 1425 और हिमाचल प्रदेश के 1361 लोगों की राय ली गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। इस सर्वे में कई खुलासे हुए हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की चर्चा थी। हालांकि इस मुद्दे पर सर्वे के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सर्वे में सवाल पूछा गया कि गुजरात में सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी क्या करेगी। इस सवाल के हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे में 44% लोगों ने कहा कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। 28% लोगों ने कहा कि कुछ विधायकों का टिकट कटेगा। 22% का मानना है कि बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री फेस नहीं बनाएगी। वहीं 6% लोगों का कहना है कि कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। आपको बता दें कि सर्वे में पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर भी सवाल किया गया। सर्वे में सवाल पूछा गया कि क्या पीएम मोदी को अपशब्द बोलकर गुजरात में चुनाव जीतना संभव है। इस सवाल के भी चौंकाने वाले जवाब मिले। 61% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी को अपशब्द बोलकर गुजरात में चुनाव जीतना संभव नहीं है, जबकि 39% लोगों का मानना है कि पीएम मोदी को अपशब्द बोलकर भी गुजरात में चुनाव जीतना संभव है।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी की बी टीम बताने पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले आरजेडी ने गाली देने वाले नीतीश कुमार को लगा लिया गले। ये आपको बता दें कि बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव से पहले आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर उन्होंने जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कितनी बार बीजेपी के साथ में मुख्यमंत्री बने, लेकिन आरजेडी ने उन्हें गले लगा लिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी को गाली दी, फिर बीजेपी में गए और वापस आरजेडी को गले लगा लिया। तो आरजेडी तो खुद नीचे स्तर की राजनीति कर रही है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के जादवपुर में आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ रहे मोहन यादव का प्रचार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया था। आगे उन्होंने लोगों से कहा कि उनकी पार्टी को एक बार मौका दीजिए। आपने बीजेपी को 17 साल अवसर दिया, लेकिन इधर कुछ विकास नहीं हुआ। आपको बता दें कि बी टीम बताने पर असदुद्दीन ओवैसी ने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने गाली देने वाले नीतीश कुमार को भी अपने गले से लगा लिया है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने उतार दी पूरी की पूरी सरकार। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की गोला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी सरकार उतार दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के तमाम मंत्रियों समेत संगठन के बड़े पदाधिकारियों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। गोला विधानसभा का यह उपचुनाव वहां के स्थानीय विधायक की मृत्यु के बाद हो रहा है, जिसमें विधायक के बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है। सहानुभूति की लहर में होने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार के उतरने के राजनीतिक मायनों को सियासी गलियारों में अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव के माध्यम से भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिहाज से मनोवैज्ञानिक तौर पर कई तरीके के संदेश देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस से लगाई गुहार, कहा कृपया लोकतंत्र को बचा लीजिए। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकतंत्र और संघीय ढांचे की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित से देश के लोकतंत्र को बचाने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि लोकतांत्रिक शक्तियां एक वर्ग के हाथों में सिमटती जा रही हैं, जो देश को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जा सकता है। ममता बनर्जी ने मीडिया का जिक्र करते हुए कहा कि क्या वे किसी को कुछ भी कह सकते हैं, क्या वे किसी पर आरोप लगा सकते हैं? सर, हमारी प्रतिष्ठा ही हमारी इज्जत है, अगर वो चली गई तो सब चला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं आपसे माफी मांगती हूं। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ गया है, लेकिन आजकल स्थिति बद से बदतर हो गई है। न्यायपालिका को लोगों को अन्याय से बचाना चाहिए और उनका रोना सुनना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी लोग बंद दरवाजों के पीछे रो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, क्या चुनावों में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे असदुद्दीन ओवैसी? आंकड़ों ने दी गवाही। ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी वक्त चुनाव आयोग राज्य में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। गुजरात में करीब 2.5 दशक से बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी को इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। इन सबके बीच असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी ताल ठोक रही है। असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को ही 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। इस चुनावी माहौल के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक चुनावी सर्वे किया। सर्वे में गुजरात के 1425 और हिमाचल प्रदेश के 1361 लोगों की राय ली गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। इस सर्वे में एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने को लेकर बेहद अहम सवाल पूछा गया, जिसके हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। इस सर्वे में सवाल किया गया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इस सवाल के जो जवाब मिले हैं उसके बाद कांग्रेस के चेहरे पर मायूसी छा सकती है। सर्वे में 50% लोगों ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। 18% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। 30% लोगों का मानना है कि बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं 3% लोगों का कहना है कि अन्य को नुकसान होगा। लेकिन आपका क्या मानना है? गुजरात में ओवैसी के चुनाव लड़ने से किस पार्टी को नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ये बड़ी खबर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल, बोले उनका इरादा गलत है। गुजरात चुनाव से पहले बरगला रही भाजपा। ये आपको बता दें कि गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता लाने के लिए एक पैनल के गठन की घोषणा के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका इरादा गलत है। हालांकि राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है। रविवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में केजरीवाल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को तैयार करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए सरकार को यूसीसी बनाना चाहिए। यह सभी समुदायों के विचार लेकर किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि भाजपा ने क्या किया है, उन्होंने उत्तराखंड चुनाव से पहले एक पैनल बनाया था, वहां चुनाव जीतकर कमेटी के सदस्य अपने घर चले गए। अब गुजरात से पहले एक पैनल का गठन किया गया है, जो चुनाव खत्म होने के बाद यही करेंगे। और ये बड़ी खबर, कोर्ट में ईडी ने सत्येंद्र जैन की खोल दी पोल। तिहाड़ जेल में अपनी पत्नी और साथियों से मिलते हैं सत्येंद्र जैन, कराते हैं मसाज। ये आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन शाही जिंदगी जी रहे हैं। इस मामले में ईडी ने कोर्ट में शिकायत की है। ईडी ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के ऐशो आराम से जुड़े सीसीटीवी फुटेज जमा किए हैं। ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया है कि वीडियो फुटेज में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर मालिश करवा रहे हैं। ईडी ने अपने हल्फनामे में बताया कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जेल अधीक्षक उनसे नियमित रूप से मिलते हैं। आपको बता दें कि जिसके बाद भाजपा ने उन्हें तुरंत बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, बोले हम राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेंगे। ये आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कुल्लू में रैली की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का ये उत्साह और उमंग स्पष्ट बताती है कि जनता ने इस चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। हमने हिमाचल के लोगों से ये कहा है कि हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। आज हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हमारे सामाजिक आर्थिक परिवेश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आज भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज भारत मोबाइल उत्पादन में, स्टील के उत्पादन में दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। दुनिया में सोलर एनर्जी के मामले में आज भारत 5वें स्थान पर है। हिमाचल में एक नई पार्टी भी आई थी, वो पार्टी आई सबके बाद और गई सबसे पहले। वो राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी चुनाव शुरू होने से पहले ही चली गई, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के उनके कारनामे हमारे हिमाचल के लोग भली भांति जानते हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि हम राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।